हेलो दोस्तों। तो लास्ट एपिसोड में आपने सुना कि प्रीस्ट के प्रेत ने तो मनीषा के शरीर को छोड़ दिया था, पर अभी भी मनीषा की हालत सही नहीं थी और उसने सबके जाते ही आकाश पर ज़ोरदार हमला कर दिया और आकाश बचने की कोशिश करने लगा। तो क्या आकाश बच पाएगा इस भयानक प्रेत से या आकाश मारा जाएगा अपनी ही पत्नी के हाथों? आइए साथ में जानते हैं। आकाश अपने ही बंगले में खुद ही कैद हो चुका था। स्टोर रूम का दरवाज़ा मनीषा के धक्कों की वजह से ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो दरवाज़ा कभी भी टूट सकता है। आकाश ने हिम्मत करके सारे हॉल का फर्नीचर एक एक करके उस दरवाजे पर सटा दिया। रात के 9 बज चुके थे। प्रोफेसर साहब 3 बजे से पहले नहीं पहुंच सकते थे। आकाश ने खिड़की खोलकर मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया, पर जैसे कॉलोनी में सब गहरी नींद में सो रहे थे। आकाश की नज़र विवेक पर पड़ी। जैसे ही उसकी आवाज़ से विवेक के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही थी। कुछ देर में विवेक को ना जाने क्या सूझा और वहाँ से उठकर बाहर निकल गया। आकाश चिल्लाता रहा, पर वह अपनी ही धुन में मगन अंधेरे में कहीं गायब हो गया। दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था। आकाश ने ध्यान दिया तो दरवाजे को संभालने वाली कीलें उखड़ चुकी थी और बस सटे हुए फर्नीचर ने उसे रोक कर रखा हुआ था, पर वह भी धीरे धीरे आगे की तरफ खिसक रहा था। आकाश बस इंतज़ार कर सकता था उस दरवाजे के खुलने और उसके सामने आने वाली मुसीबत का। आकाश ने घड़ी पर नज़र डाली। 11 बज चुके थे। दरवाज़ा खुलने में कुछ ही देर बाकी थी और आकाश हर सिचुएशन के लिए खुद में तैयार था। एक आखिरी झटका लगा और दरवाज़ा खुल गया। मनीषा के चेहरे पर अंगार सा गुस्सा था। कोबड़ों की तरह चलती झुकी मनीषा खामोश कदमों से आकाश की तरफ बढ़ रही थी। आकाश एक एक करके कदम पीछे खींच रहा था। मनीषा का चेहरा पूरा खून से सना हुआ था और हाथ में पकड़ी हड्डी का एक टुकड़ा वह पता नहीं अजीब सी तरह से चूस रही थी। अचानक सिर ऊपर उठाकर जोर से चीखी, तू मरेगा तो मनीषा मेरी हो जाएगी। यू डाई आई लिव, यू डाई आई लिव। और यही लाइन बार बार एक भयानक सी आवाज़ में दोहराते हुए वो आगे बढ़ रही थी। तुमको लगा तुम चालाक हो, पर मैं 2 कदम आगे निकला। तुमको लगा कि सब सही हो गया, पर मैं तो यहीं हूँ। तुमको लगा मनीषा बच गई, पर मरने की लिस्ट में नाम तो तेरा था। यू डाई आई लिव। मनीषा आगे बढ़ रही थी और आकाश पीछे हट रहा था। मनीषा ने जैसे किसी भूखे भेड़िए से छलांग लगाई और आकाश की तरफ लपकी, पर आकाश सावधान था और जगह छोड़कर किनारे हो लिया। दौड़ भाग का खेल अगले 2 घंटों तक चलता रहा। आकाश अब तक बचता आ रहा था और मनीषा उस पर हमला करने की भरपूर कोशिश करती रही। आकाश चाह कर भी मनीषा को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, पर मनीषा जैसे उसकी खून की प्यासी हो चुकी थी। मनीषा ने पास पड़ा फूलदान आकाश की तरफ उठा के फेंका, जो सीधे उसकी पीठ पर लगा। 6-7 किलो के फूलदान ने काफ़ी चोट पहुंचाई थी उसे। मनीषा ने फिर से उस पर हमला किया और एक झटके में उसका सिर फोड़ दिया। सिर से बहते खून और पीठ पर लगी चोट से आकाश चलने में असमर्थ महसूस कर रहा था, पर अभी जान बचाना बहुत ज़रूरी था। उसने मनीषा के कंधे के पास पड़े स्टूल से वार किया और मनीषा उससे दूर हट गई। आकाश मुश्किल से उठा और पूजा घर की तरफ भागा, पर मनीषा ने उसकी टांग पकड़कर खींच लिया और घुमाकर दूर फेंक दिया। आकाश बुरी तरह से घायल था, फिर भी मनीषा को उस हैवान की गिरफ्त से निकालना उसकी पहली प्रायोरिटी थी। वह फिर उठा और पूजा घर की तरफ कदम बढ़ाए। मनीषा नज़दीक आई और आकाश ने पंचमुखी हनुमंत चालीसा बोलना शुरू किया। आकाश चालीसा का पाठ करता जा रहा था और मनीषा के आगे बढ़ते पैर जैसे थम से गए और दर्द भरी चीखें कमरे में गूंजने लगी। अब आकाश ने कदम बढ़ाने शुरू किए और मनीषा ने पीछे खींचने। आकाश मंत्र के साथ जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, मनीषा पीछे हट रही थी। मनीषा जोर से पलटी और भागते हुए स्टोर के किसी कोने में दुबक कर बैठ गई। आकाश आगे बढ़ा तो मनीषा किसी डरे हुए कुत्ते की तरह एक कोने में बैठी हुई थी। आकाश ने जैसे ही उसका हाथ छुआ, उसे एक झटका सा लगा। मनीषा गर्म लोहे सी तप रही थी। आकाश भी पीछे हट गया और पूजा घर में जाकर बैठ गया। चालीसा खत्म होने के आधे घंटे बाद दोनों हाथों और पैरों पर चलती मनीषा बाहर निकली। उसकी जीभ बाहर लटक रही थी और मुंह से लार और खून की मिलावट से बना तरल पदार्थ टपक रहा था। वह आगे बढ़ी, पर चाह कर भी पूजा घर की परिधि में कदम नहीं रख पाई। आकाश ने घड़ी पर नजर डाली। 3:30 बज रहे थे, पर प्रोफेसर साहब का कहीं भी पता नहीं था। उसने उनको फ़ोन लगाया तो पता लगा कि प्रोफेसर अभी भी लगभग 1 घंटे की दूरी पर थे। मनीषा अचानक ज़मीन पर गिरी और बुरी तरह तड़पने लगी। आकाश पूजा घर से निकलकर उसकी तरफ भागा और जैसे ही उसे छुआ, वह किसी काबिल पहलवान की तरह घूमी। आकाश को उसके कंधों से पकड़ा और घुमाकर उसके सीने पर चढ़कर बैठ गई और अपने टॉप की बाजू फाड़ उसे आकाश के मुंह पर कसकर बांध दिया। प्यार भी बड़ी बेवकूफ़ चीज़ होती है। वह तड़पी
और तो अपनी छुपने की जगह से बाहर निकल आया। एल्विस भी तेरी ही तरह था, अपनी माशुका से बहुत प्यार करने वाला। उसे बचाने के लिए साले ने खुद का गला काट लिया और मर गया। मनीषा उसके सीने पर चढ़ी बोल रही थी। आकाश को कुछ खास समझ नहीं आ रहा था। मैंने तुम लोगों को ऐसा उलझाया कि मेरे रास्ते का कांटा उखाड़ फेंका तुमने खुद ही। अब यहाँ सिर्फ मेरा राज है और तेरी बीवी पर सिर्फ मेरा कब्जा। मनीषा बोली। अब तू मरेगा तो मनीषा मेरी हो जाएगी। यह बोलकर मनीषा जोर जोर से हंसी और आकाश के सिर से निकलता खून चाटने लगी। मनीषा उठी और आकाश को पैरों से घसीटते हुए दरवाज़ा खोल बाहर लॉन तक ले आई और पास पड़ी झाड़ी काटने की कैंची उठाकर आकाश के पेट में मारने ही जा रही थी। पता नहीं वह कैसे रुक गई और रोने लगी। आकाश, मैं शैतान के बस में आकर तुमको मारने जा रही थी, पर मैं जान चुकी हूँ। तुमको बचाने का एक ही तरीका है और वो है मेरी मौत। फादर ने भी यही किया था। ना बोलकर उसने कैंची हवा में तानी और खोलकर अपने गर्दन काटने की कोशिश में आगे बढ़ाई ही थी कि एक बड़ी सी चीज़ उड़ती हुई आई और कैंची मनीषा की पकड़ से दूर जा गिरी। आकाश ने नज़र उठाई तो दौड़ते हुए प्रोफेसर और उनके साथी उनकी तरफ आ रहे थे। मनीषा बेहोशी की हालत में आकाश के ऊपर गिर पड़ी। प्रोफेसर साहब आगे बढ़े और मनीषा को उठाया। आयुष और निहाल ने आकाश को उठने में मदद की। दोनों को भीतर लेकर आए और सामने कुर्सी पर बैठ गए। सर, ये सब क्या हुआ? मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है, आकाश बोला। आकाश, जब हम वापस गए तो आयुष और निहाल ने मनीषा की एक फ़ोटो देखी। उसमें मनीषा के हाथों में उंगलियों के निशान थे, पर एक हाथ में 5 और दूसरे में 3। मैंने स्टडी किया तो पता लगा 3 उंगली मतलब शैतान, जो ना कभी पैदा हुआ ना कभी मरा। फिर जब ऑडियो सुनी तब समझ में आया एक्चुअली उस शैतान ने हम सबको ऐसा भटकाया कि बाकी किसी और पॉइंट पर हमने ध्यान नहीं दिया। फादर के स्पिरिट के अलावा एक शैतान यहाँ मौजूद था। यहाँ फादर की आत्मा मनीषा को सेव कर रही थी और हम लोगों ने उसी को यहाँ से भगा दिया। अब मनीषा पूरी तरह शैतान के कब्जे में, प्रोफेसर ने बताया। तो हम क्या कर सकते हैं मनीषा को बचाने के लिए? आकाश ने पूछा। हमने सारा ऑडियो सुना। एक्सपर्ट्स में भी कई मैसेज अटैच थे, जैसे मनीषा को मैसेज अपना सिर काटने को ताकि तुम बच सको, और एक मैसेज में ये मैं नहीं शैतान। और तो और एक्सॉर्सिज्म के टाइम पर जब मनीषा चिल्लाई तब एक वॉइस और मौजूद थी जो दब गई। रेदर आई फील के शैतान चिल्लाया ही उसको दबाने के लिए था। एक मैसेज था वहाँ फादर का, प्रोफेसर बोले। क्या मैसेज? आकाश ने पूछा। वो बोला कि इस बिल्डिंग के नीचे शैतान की एक मेटल की मूर्ति मौजूद है, उसे निकाल कर पिघला दो, प्रोफेसर ने बताया। पर सर, वो मूर्ति है कहाँ? आकाश ने पूछा। आई डोंट नो आकाश, वह हमको ढूंढना पड़ेगा, प्रोफेसर बोले। सर, मेटल डिटेक्टर से हम उसे ढूंढ सकते हैं, आकाश ने कहा। या गुड आइडिया, प्रोफेसर साहब आकाश से बोले। फिर आयुष से बोले, आयुष तुम मेटल डिटेक्टर का अरेंजमेंट करो एज सून एज पॉसिबल। आयुष बिना देर किए वहाँ से निकल गया। आकाश, मनीषा को कस के बांधना पड़ेगा। जब तक हम मूर्ति को ख़त्म नहीं कर देते, 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त रहता है, तब तक शैतान डाउन रहेगा। मनीषा को बांध दो। अभी 5 बजे हैं, हमको 6 बजे से पहले काम हर हाल में ख़त्म करना होगा, प्रोफेसर बोले। ओके सर, आकाश ने इतना ही बोला और निहाल की मदद से मनीषा को पलंग से कस कर बांध दिया। सर, यह शैतान की कहानी क्या है? वह कब से है यहाँ और चाहता क्या है? आकाश ने पूछा। आकाश, ये सब तो मुझे नहीं मालूम, पर इतना समझ गया हूँ कि यह बहुत चालाक है और ये एक ऐसी एंटिटी है जो हमेशा से धरती पर मौजूद है। पॉजिटिव पावर को हम भगवान बोलते हैं और नेगेटिव पावर को शैतान, प्रोफेसर ने कहा। सर, बस मनीषा ठीक हो जाए, बाकी मुझे कुछ भी नहीं जानना, आकाश बोला। मनीषा बेहोश पड़ी थी और वक्त बीतता जा रहा था। प्रोफेसर ने आयुष को कॉल लगाया और बोले, आयुष तुमको मिला क्या डिटेक्टर? सर, डिटेक्टर मिल गया है, मैं बस वापस ही लौट रहा हूँ, आयुष ने जवाब दिया। आकाश ने घड़ी पर नज़र दौड़ाई। 5:30 बज चुके थे। तीनों बड़ी बेसब्री से आयुष का इंतज़ार कर रहे थे कि मनीषा में हलचल होना शुरू हो गई। बड़ी बेचैनी से वो खुद में ही हुंकारे भर रही थी। आकाश दौड़ कर गया और उसका हाथ थाम लिया। झटके से आंखें खोलकर मनीषा बोल पड़ी, मुझे यहाँ से निकालने की कोशिश नाकाम होगी तुम्हारी। मैं नहीं रहा तो तेरी बीवी भी नहीं रहेगी। इतना बोल मनीषा चिल्लाने लगी। उसकी भयानक चीखें सुबह के माहौल को डरावना बना रही थी। प्रोफेसर पास आए और बोले, अभी तूने फादर का तप देखा है, तिरुपति की ताकत नहीं। इतना कहे प्रोफेसर ने फ़ोन पर श्री तिरुपति की तस्वीर खोली और मनीषा की आंखों के आंखें रख दी। मनीषा ऐसे बेचैन हो रही थी जैसे किसी ने 1000 वॉट का बल्ब जलाकर उसकी आंखों के आगे रख दिया हो। बेचैन मनीषा बार बार आंख खोलती, चिल्लाती और आंख बंद कर लेती। इतनी देर में आयुष भी मेटल डिटेक्टर लेकर आ पहुंचा। प्रोफेसर उसकी तरफ जैसे ही मुड़े, मनीषा दम लगाकर बेड सहित बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई और 100 किलो भारी पलंग को अपने पैरों से खींचते हुए आकाश की गर्दन पकड़ दी।
निहाल आगे बढ़ा ही था कि चीख के साथ मनीषा ने अपने हाथ में बंधी रस्सियों को तोड़ दिया और दूसरे हाथ से निहाल की गर्दन को पकड़ा। प्रोफेसर आयुष की तरफ देखकर चीखे, आयुष, हर जगह उस मूर्ति को ढूंढो। आयुष तेजी से एक कमरे की तरफ बढ़ा लिया। जमीन पर डिटेक्टर फिराता हुआ आयुष मूर्ति ढूंढने की कोशिश कर ही रहा था कि मनीषा इतनी जोर से चीखी कि खिड़की पर लगे शीशे टूटने लगे। प्रोफेसर साहब आगे बढ़े और तिरुपति देवता की तस्वीरें उसके आगे रख दी, पर अब ये बेअसर हो रही थी। शायद ब्रह्म मुहूर्त बीतने से शैतान फिर से ताकतवर हो चुका है, प्रोफेसर ने खुद से कहा। उधर आयुष एक एक करके हर कमरे की तलाशी ले रहा था। प्रोफेसर ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया और मनीषा की गिरफ्त आकाश पतन से ढीली पड़ गई। दोनों बेहोश होकर गिर पड़े। उनके गिरते ही एक पल के लिए प्रोफेसर चुप हुई तो मनीषा ने उनको एक हाथ से पकड़कर हवा में उछाल दिया और उनकी तरफ आगे बढ़ी। पलंग का एक सिरा अभी भी मनीषा की एक टांग से बंधा था और उसे साथ में घसीटती मनीषा प्रोफेसर की तरफ बढ़ रही थी। तभी आयुष चिल्लाया, सर यहाँ कुछ मौजूद है, खुदाई करो, वहाँ लॉन में फाफड़ा मौजूद है। प्रोफेसर चिल्लाए। आयुष लॉन की तरफ भागा। इधर मनीषा ने प्रोफेसर को गर्दन से पकड़कर उठाया और जोर से दीवार पर दे मारा। आकाश और निहाल अभी भी बेहोश पड़े हुए थे। आयुष भागकर फावड़ा लाया और खोदना शुरू कर दिया। मनीषा मुड़ी और अपना सिर दीवार पर मारने लगी। प्रोफेसर ने टांग पकड़कर उसे घसीट लिया। मनीषा किसी पागल कुत्ते की तरह उनको यहाँ वहाँ दांतों से नोच नोच कर खा रही थी। आकाश को होश में आया और मनीषा की तरफ लंगड़ाते हुए बढ़ा। मनीषा ने पीछे पलटकर उसे ऐसे देखा जैसे चेतावनी दे रही हो पास ना आने की, पर आकाश बढ़ा और मनीषा को पीछे घसीटने लगा। मनीषा की गिरफ्त प्रोफेसर की गर्दन से कुछ हल्की हुई कि आयुष की आवाज़ आई, सर मूर्ति मिल गई, उसे मेरी तरफ फेंको। प्रोफेसर जोर से चिल्लाए और आयुष ने उसे प्रोफेसर की तरफ फेंक दिया। मनीषा हवा में उड़ती हुई मूर्ति को देख रही थी और किसी जानवर की तरह सिर ऊपर उठाकर चिल्लाई। प्रोफेसर भी चिल्लाए, मनीषा को लेकर तुम लोग बंगले के बाहर जाओ। आकाश, निहाल और आयुष किसी तरह मनीषा को खींचते हुए बंगले के बाहर ले आए कि जोर का धमाका हुआ और बंगले के परखच्चे उड़ गए। आकाश हैरानी से बंगले की तरफ देख रहा था। सर का एक रिसर्च वर्क था जिसमें हाई प्रेशर पर हीलियम गैस एक छोटी बोतल में भरकर रखी थी उन्होंने। पॉकेट पावर हाउस बोलते थे उसे। कहते थे कि दुनिया की बिजली की प्रॉब्लम हल करने का फॉर्मूला था वह। शायद आज उन्होंने उसका यूज़ कर लिया, आयुष बोला। जैसे जैसे मकान जल रहा था मनीषा की चीखें कम हो रही थी और 15 मिनट बाद मनीषा बेहोश होकर आकाश की बाहों में गिर पड़ी। शैतान का साया मनीषा से हट चुका था और प्रोफेसर साहब ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। आकाश, निहाल और आयुष खड़े उस जलते बंगले को ध्यान से देख रहे थे। तो क्या मनीषा पूरी तरह से उस शैतान के चंगुल से निकल चुकी थी? क्या सच में वह शैतान इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था, या एक बार फिर उस शैतान ने चली थी एक भयानक चाल? यह कहानी लेने वाली है अब एक दिल दहला देने वाला रोमांचक मोड़, तो आगे के पार्ट जरूर सुने और इसी तरह की दिल दहला देने वाली स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल रात 9 बजे इस कहानी के अगले पार्ट के साथ।